ठीक है। सो हम क्लास 9th साइंस ग्रुप के 2023 का जो मॉडल पेपर है, जिसमें सेक्शन ए हमारा जो है वो 20% है, सेक्शन बी 40% है और सेक्शन सी 40% है, वो वाला मॉडल पेपर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जो अभी लेटेस्ट है और इसी पर आपका पेपर होगा, जो मई में आपका पेपर होगा वो इसी पैटर्न पर होगा। तो इस पैटर्न के देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 तो हमारे MCQs होता है इसके अंदर है। ठीक है, तो MCQs पोम से आएंगे और प्रोज से आएंगे, बुक से आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 2 फिर इसका होता है क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन एंड आंसर उसको आप नोट से याद करते हैं, तो वो उसको मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा। क्वेश्चन 3 से हमारा काम आज स्टार्ट हो रहा है, डू एज डायरेक्टेड। क्योंकि ये क्या है कि इसमें याद करने की चीज़ नहीं है, इसको आपको समझना पड़ता है। तो डू एज डायरेक्टेड एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट, के ब्रैकेट में जो लिखा जा रहा है आप वो करते जाएँ। डू एज डायरेक्टेड का मतलब यही होता है। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट हमसे कह रहे हैं कि यूज़ प्रेपोजिशन, कि आप सबसे पहले इसमें कह रहे हैं कि फिर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करें। यूज़ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को यूज़ करें। ठीक है, तो फर्स्ट है ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड डैश शट द डोर। तो उसने अपने दोस्त को रिक्वेस्ट किया कि वो दरवाज़ा बंद करे। तो क्या आना चाहिए प्रेपोजिशन यहाँ पे? टू आना चाहिए। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू शट द डोर, तो यहाँ पे टू आना चाहिए। सही है, ओके। नेक्स्ट है यू मस्ट टेक केयर डैश द योर लगेज। तो टेक केयर के साथ ऑफ आता है, तो उसका मतलब होता है ख्याल रखना, कि तुम्हें लाजमी अपने लगेज का, अपने सामान का ख्याल रखना चाहिए। तो टेक केयर ऑफ हो गया यहाँ पर हमारे पास ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक भाई? तो मसला तो दोनों समझ में आ गई है, तो दोनों करेक्ट आंसर। ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो रिक्वेस्टेड के साथ टू आता है और टेक केयर के साथ ऑफ आएगा, ख्याल रखना इसके मतलब होता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है यूज़ आर्टिकल। आर्टिकल यूज़ करना है, ए एंड दी का इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है, और ए एंड दी को यूज़ करना है। यूज़ आर्टिकल का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ए एंड दी को यूज़ करना हमें। अब इसके अंदर हमसे ये कह रहे हैं कि फर्स्ट है कि दिस इज़ डैश फास्टेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? द फास्टेस्ट कार होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो फास्टेस्ट है दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हमारे पास आता है तो उससे पहले हम दी लगाते हैं। फास्टेस्ट आ गया ना, ये फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तब इससे पहले हमारा दी आ गया। बी है आई वॉन्ट डैश एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। आई वॉन्ट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट, कि मुझे एक एप्पल चाहिए। एन इसलिए आया कि ये वाउल साउंड आपको दे रहे हैं स्टार्ट पर। ठीक है, वेरी इजी, ईजीएस्ट है। ठीक है, कोई मसला नहीं, समझ में आ गया सबको। इसके बाद थर्ड है चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करें, मतलब एक्टिव को पैसिव बनाए या पैसिव को एक्टिव बनाए, कुछ करें इसमें ऐसा। तो ए है यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो देखो सिंपल, बहुत आसान। ये हमारे पास आ गया, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाना है, तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा क्रिकेट, उसके बाद एस, उसके बाद बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद यू, तो एंड में भी यू रहेगा। तो क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय यू। सही है भाई, इजी है, एक्टिव से पैसिव बन गया। बी है द कारपेंटर मेक्स अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पूरा क्या है? अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल। ये पूरा हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल, टेंस कौन सा लगा हुआ है? प्रेजेंट सिंपल लगा हुआ है, तो इज हमारे के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल इज, और मेक्स के थर्ड फॉर्म मेड बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? द कारपेंटर। सही है भाई, समझ में आ गया सबको कैसे बनाइए। उसके बाद सी है विल ही कन्वे माई इंपॉर्टेंट मैसेज टू हिज फ्रेंड। तो ये इंटरोगेटिव है, उसी लिहाज से बनेगा। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो विल के साथ भी आएगा इसके अंदर ना। तो विल, अच्छा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर माई इंपॉर्टेंट मैसेज। ठीक है, तो टू हिज फ्रेंड ये हमारा लास्ट एक्स्ट्रा वर्ड है, वो ऐसे ही रह जाएगा। तो विल माई इंपॉर्टेंट मैसेज, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद विल के साथ जो बी लगाना है यहाँ पर आ जाएगा बी। इसके बाद कन्वे के थर्ड फॉर्म कन्वेड बाय, उसके बाद ही है तो फिर हिम हो जाएगा, उसके बाद टू हिज फ्रेंड। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड है, तो ये एंड में ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। समझ में आया सबको कैसे बना? तो ये सब पढ़ा हुआ है हमने, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है।
मॉडल पेपर में वही चीज़ आई हुई जो हमने पढ़ा हुआ है पहले से ना ऑलरेडी, और मैंने एग्जैक्ट ये सवाल नहीं करा होगा, बट इसके अलावा बहुत सारे और सवाल हमने किए, तो वो उसको कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये हमने जो पढ़ा उससे ज़्यादा आसानी है ये, हमने उससे कई मुश्किल वॉइस पढ़े हुए, तो ये 3 है, ये तीनों तो असर्टिव पूछ ले उन्होंने उठा के। हमने इम्पेरेटिव भी पढ़ा हुआ है, हमने WH इंटीग्रेटिव भी पढ़ा है, मॉडल का भी मैंने आपको बताया, डबल ऑब्जेक्ट बताया, इसमें तो कुछ भी नहीं है वैसा। और पैसिव टू एक्टिव भी हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पैसिव टू एक्टिव भी नहीं है, सिर्फ एक्टिव टू पैसिव कम। ठीक है, तो मसला समझ में आ गया सबको। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है या रात में रिकॉर्डिंग डल जाएगी इसकी, कल की भी मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी थी, तो आज भी या रात में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो आप घर पे भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग इसकी कंप्लीट, तो खुद सॉल्व करना हुआ तो रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, हमें पता तो हो कि पेपर में सवाल आएगा कौन कौन सा, पता ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे करेंगे। पढ़ तो हमने सब कुछ लिया, बट हमें क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए कम। इसके बाद क्वेश्चन 4 हमारा आएगा, इसके अंदर चेंज द नरेशन, ये सब टुवर्ड्स डायरेक्टेड ही चल रहा है, नरेशन करें। ठीक है, तो नरेशन में भी हमारे पास देखिए 4 क्वेश्चंस हैं और बड़े आसान से। फर्स्ट है शी सेज टू देम, देखो रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ देखो प्रेजेंट में आ गया, टेंस चेंज नहीं होगा, गेस्टर चेंज नहीं होगा, जो अक्सर मैं आपको बता दूँ जो गलती करते हैं आप लोग। ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चलो वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस, वाई इंटरोगेटिव आ गया, तो यहाँ पर सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्स में चेंज हो जाएगा, तो शी आस्क्स देम। उसके बाद कॉमा हटेगा तो वाई डायरेक्ट आ जाएगा, चूँकि इन्फॉर्मेटिव है, कन्फर्मेटिव नहीं है। वाई के बाद आर यू मेकिंग अ नॉइस, आर चले जाएगा, यू के बाद यू सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा देम से, तो क्या हो जाएगा, वाई दे आर, अब दे वर नहीं होगा चूँकि टेंस चेंज नहीं करना है, वाई दे आर मेकिंग अ नॉइस, और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क क्या लगेगी, फुल स्टॉप लगेगी, वाई दे आर मेकिंग अ नॉइस फुल स्टॉप। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद बी आ जाए, तो ये तो इंटरोगेटिव था, फर्स्ट वाला जो हमारे पास आ गया ये तो हमारा इंटरोगेटिव था। ठीक है, तो सेकंड टाइप होती है नरेशन में। इसके बाद ही सेड फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, असर्टिव है ना, ये सादा जुमला असर्टिव है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मछलियाँ पानी के बिना नहीं रह सकती, तो ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो टेंस चेंज नहीं होता यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर। तो क्या हो जाएगा, ही सेड को सेड छोड़ देंगे, बिल्कुल सही, दैट, उसके बाद फिश, अब कैन नॉट को कैन नॉट छोड़ोगे, टेंस एक्स्ट्रा वर्ड, टेंस चेंज नहीं हो रहा, कुड नॉट कर दोगे तो टेंस चेंज हो जाएगा, तो फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। सही है भाई, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ था इसलिए हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया, कैन को कुड नहीं बनाया, दैट्स वाई। सी दे एक्सक्लेम दैट दोज मैंगोज वर वेरी स्वीट, ये हमारा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। अब आप देख लें बेटा कि इसमें यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो सेंटेंस है सी, ये हमारा आ गया इनडायरेक्ट, रिवर्स पैटर्न चलाना है, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाना है, और सेंटेंस एक्सक्लेम्ड वाला आ गया, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया ना भाई। अब देखो ही दे एक्सक्लेम दैट, तो यहाँ पर हो जाएगा दे सेड, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेम दैट दोज मैंगोज वेरी वेरी स्वीट, एक्सक्लेम विद सरप्राइज है मतलब ये। ठीक है, तो These mangoes are very very sweet। अच्छा, एक मिनट, उन्होंने इसको इस तरह से बना दिए, यहाँ पर इसमें यहाँ पर होना ही चाहिए था, यहाँ पर तो सेड हो जाना चाहिए था सिर्फ, तो दे सेड, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद चलो बिल्कुल आप सही बता रहे हो कि these mangoes are very sweet। ठीक है, ये सही तो बना है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर गलती की भी होगी, क्योंकि इसमें तो ये तो हमारा जो है वो असर्टिव है, तो अगर उसको वापस कन्वर्ट करने जाओगे तो यहाँ पर एक्सक्लेम थोड़ी ना लगाओगे, दे सेड दैट दोज मैंगोज वर वेरी स्वीट, क्योंकि एक्सक्लेम वाला कोई सिस्टम ही इसके अंदर नहीं आया हुआ है। कम समझ में आ गई बात। और एक्सक्लेम विद भी नहीं लिखा हुआ, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, तो ये उन्होंने अपने तौर पर मॉडल पेपर में गलत क्वेश्चन डाला है। ठीक है, बट ऐसे हम बना देंगे, अगर आ गया इटसेल्फ यही क्वेश्चन तो हम ऐसे बना देंगे, बट ये कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, ऐसा नहीं बनता। एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, ये आएगा ना तब जाकर बनेगा। सिर्फ एक्सक्लेम लिखेंगे तो हमें तो नहीं पता कौन सा इंटरजेक्शन लगने वाला। सही है, अब आ जाओ डी। वी सेड टू हिम डिड यू फाइंड एनी स्ट्रेंजर हेयर इन दिस कंपाउंड, तो डिड से आ गया तो क्वेश्चन मार्क आया, इंटरोगेटिव है और डिड से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो है वो ये कन्फर्मेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, वी सेड टू देम क्या हो जाएगा, वी आस्क्ड देम,
उसके बाद कॉमा हटेगा तो अब इफ़ लगेगा या वेदर भी लगा सकते हैं, उसके बाद डिड चले जाएगा यू के बाद। हाँ वी आस्क्ड, अच्छा हिम है, सॉरी दैम लिख दिया मैंने, वी आस्क्ड हिम, उसके बाद इफ़ आ जाएगा, उसके बाद डिड यू फाइंड एनी स्ट्रेंजर हियर इन दिस कंपाउंड। तो यू हमारे पास है सेकंड पर्सन है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा? हमारा ऑब्जेक्ट से। तो ये हो जाएगा इफ़ ही, टेंस चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इफ़ ही हैड, फाइंड के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? फाउंड एनी स्ट्रेंजर। हेयर एक्स्ट्रा वर्ड है, क्या बन जाएगा? देयर। इन दिस एक्स्ट्रा वर्ड है, क्या बन जाएगा? दैट। कंपाउंड, और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क क्या आएगी? फुल स्टॉप। सही है, समझ में आ गया सबको? तो ईजी है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। उन्होंने सी में तो कुछ गलती खुद ही की भी थी तो इसलिए मुश्किल आ गया उसके अंदर, वरना कोई आसान नहीं है। बाकी मतलब ईजी है, ठीक है, हो जाएगा। तो सब पढ़ा हुआ है ना ये सब, तो कोई नई चीज़ तो नहीं है उसके अंदर के सर हमने इससे मुश्किल पढ़े, ये तो ईजी है फिर भी उसके मुकाबले में। हमने तो ऑपरेटिव भी पढ़ा हुआ है और इम्पेरेटिव भी पढ़ा हुआ है, बहुत सारे पढ़े हुए, चूँकि आ कुछ भी सकता है। अब आप ये नहीं बोलोगे सर ये बस इंटरोगेटिव और असर्टिव आया हुआ है, क्या पता आपका इंटरोगेटिव ऑपरेटिव आया हो, इम्पेरेटिव आया हो, तो कुछ भी आ सकता है। तो सिर्फ ये 4 सवाल डट के नहीं चले जाना है, ये तो मैं ऐसे सिखा रहा हूँ चेक करवाने के लिए कि भाई हमने जो पढ़ा है वो सब इसी से रिलेट करता हुआ है, वरना ये मकसद ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, बस जो भी है क्या पता आ जाए, क्या पता इनमें से एक भी ना आए, कोई भी पॉसिबिलिटी है। मैं इंपॉर्टेंट के तौर पे नहीं करा रहा इसको, मैं बस दिखा रहा हूँ पैटर्न क्या है कि बोर्ड वालों ने कैसा पेपर दिया हुआ है कि अभी इस तरह से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर आ रहे क्वेश्चन 5। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज सजेस्टेड इन द ब्रैकेट। टेंस चेंज करना बहुत आसान है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है। टेंस चेंज करना है, अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना है। पहला कह रहा डज असलम रन फास्ट चेंज इनटू असर्टिव, तो क्या हो जाएगा? ये असलम रन्स फास्ट हो जाएगा, असलम रन्स फास्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, असर्ट हो गया, ये असर्टिव बन गया। वैसे असर्टिव में हमने इसको अफर्मेटिव बनाया है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि असलम डजंट रन फास्ट, तब भी सही हो जाता, क्योंकि हमसे क्या कह रहे हैं? असर्टिव बनाने कह रहे हैं। हमें पता है असर्टिव अफर्मेटिव भी होता है और तो हम नेगेटिव भी बनाते तो कंसेप्चुअली ठीक होता, लेकिन मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि आप अफर्मेटिव बना दिया करें, क्योंकि अक्सर लोगों का माइंड ये होता है कि अफर्मेटिव असर्टिव होता है, बट क्या ऐसा है नहीं। ये बोर्ड वाले भी अक्सर गलती कर देते हैं इन चीज़ों में। ठीक है, उसके बाद बी, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी, है ना भाई। फ्यूचर परफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा द डॉक्टर हैज़ एडवाइस के बजाय द डॉक्टर, बिल्कुल, द डॉक्टर विल हैव एडवाइस्ड, उसके बाद सेम चलता रहेगा हिम टू टेक रेस्ट। सही समझ में आ गया सबको? मुश्किल है क्या? नो, ठीक है। सी है हैज़ इट बीन ड्रेजलिंग सिंस नून, मतलब क्या दोपहर से या क्या दिन से बूंदाबांदी हो रही है। ड्रिजलिंग मतलब होता है बूंदाबांदी होना। चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में बनाना है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें बनाना है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर हैज़ से लगा हुआ है तो यहाँ पर डू या डज भी शुरू में आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको हमें प्रेजेंट सिंपल बनाना है और प्रेजेंट सिंपल में हमें इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। हैज़ इट बीन रेनिंग, तो ये क्या हो जाएगा? डज इट ड्रिजल। अच्छा, यहाँ पर अब सिंस नून तो नहीं आ सकेगा, ठीक है। तो चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल का है ना उन्होंने, तो बस यहाँ पर आपको रोक देना है, क्योंकि सिंस नून, सिंस और फॉर हमेशा हम परफेक्ट टेंसेस में लगाते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं हम कह सकते हैं ना कि दिन से बारिश होती है, तो ऐसा नहीं कह सकते इसके अंदर। दिन से बूंदाबांदी होती है, ऐसा नहीं कह सकते। तो डज इट ड्रिजल, बस यहीं पे ख़त्म कर देना। ये सिंस नहीं लगाना, क्योंकि सिंस और फॉर हमेशा आपका पता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर लग रहा होता है। अब चूँकि हमें प्रेजेंट सिंपल बोल दिया तो हमने यहाँ से हटा देना है। सही है, तो ये डज इट ड्रिजल, क्या बूंदाबांदी होती है? समझ गया सब क्या बता रहा हूँ उसमें मैं? तो यहाँ देख लेना ज़रा इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। डी, यू कैन गेट गुड मार्क्स चेंज इनटू इंटरोगेटिव, तो बड़ा आसान, कैसे बन जाएगा? कैन पहले, तो कैन यू गेट गुड मार्क्स, क्या आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ई है, आई हैव सो मैनी ऑरेंजेस चेंज इनटू नेगेटिव। अब दो तरह से बन सकता है, या तो आप ये बना दो कि आई हैवंट या आई हैव नॉट, और दूसरा एक और तरीका हो सकता है आई डोंट हैव, ये भी सही है बच्चों, सो मेनी ऑरेंजेस, दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, दोनों बन सकता है, ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन है,
ब्रिटिश ऐसे लिखते हैं, अमेरिकन ऐसे लिखते हैं, आपकी मर्जी, आप जो लगा लो, ठीक, दोनों में चेक हो जाता है, हर कोई नंबर पूरे देगा आपको उसमें। एफ है, नाउ इट इज़ माई टर्न सेड ही टू देम, ये पंक्चुएट होता है। अगरचे मैंने पंक्चुएशन आपको नहीं पढ़ा है, बट ये बहुत आसान चीज़ होती है। पंक्चुएशन करने में क्या करना पड़ता है आपको, पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये चीज़ें। जैसे देखो, नाउ इट इज़ माई टर्न सेड ही टू देम। अब सबसे पहली बात ये डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा कि भाई ऐसा करो। तो फिर आपको पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अलग करने के लिए रिपोर्टिंग को कॉमा लगाते हैं, या कॉमा लगेगा, और ये रिपोर्टेड स्पीच है तो किस में आ जाएगा बेटा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सेड ही टू देम, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, ये तो हमेशा आएगा जुमले के आखिर में, फुल स्टॉप। और यहाँ पर एक और चीज़ है, नाउ इट इज़ माई टर्न। जब भी देखो एडवर्ब आता है ना, एडवर्ब अगर स्टार्ट में लगाएंगे तो मैंने आपको बताया था कॉमा लगाना पड़ता है। अगर इसे इट इज़ माई टर्न नाउ लिखा होता तो सही था, बट नाउ इट इज़ माई टर्न यहाँ पर कॉमा आता है। तो यहाँ पर जो कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास लगाया, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। समझ में आ गई बात? इसको हम लोग कहते हैं पंक्चुएशन। इतना मुश्किल नहीं होता, ईजिली होता है, कॉमन सेंस से आप ये कर सकते हैं। तो अक्सर रिपोर्टेड स्पीच आ रहा होता है तो आप उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे होते हो, और फुल स्टॉप एंड में लास्ट में लगेगा। कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें सवालिया जुमला है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। खुद कर सकते हैं ना आप ये। अगर क्या पता है कुछ सवाल क्लास में इसकी करवा दूँ, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी पंक्चुएशन की, जैसे माइंड में आ गया भाई ये कर लेंगे, चलो एक क्लास पता 45 मिनट्स की। बट अगर नहीं भी मैं कराता हूँ तो आसान है, ईजी होता है ना भाई, कर सकते हो उसको, ठीक है। मतलब नरेशन वॉइस वगैरह के मुकाबले में ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है, क्योंकि बस उसमें पंक्चुएशन मार्क लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इसमें एक लेक्चर कर दूंगा आपके लिए पंक्चुएशन का, ठीक है, क्योंकि भाई एक चीज़ बाकी है शायद हमारे पास। आगे बढ़े तो मसला यहाँ तक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इसके बाद राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताइए जो ब्रैकेट में, ये भी डायरेक्टेड। देखो पूरा पेपर आपका इसी से भरा हुआ है, ग्रामर से ही, उसमें रट्टा तो कुछ है ही नहीं। वी विल गो टू पिकनिक इफ इट रेन, देखो कंडीशनल है। फ्यूचर जब आ गया तो ये हमारे पास कौन सा फर्स्ट कंडीशनल हो गया। फर्स्ट कंडीशनल क्या बताया था, प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल। वी विल गो टू पिकनिक इफ इट रेन नहीं होगा, क्या होगा, इफ इट रेन्स होगा, बिल्कुल, क्योंकि इट के साथ ऐसे यस लगता है, ठीक है। इफ ही डैश वर्क हार्ड ही वुड गेट गुड रिजल्ट, कौन सा कंडीशनल है, वुड आ गया, क्या सेकंड कंडीशनल है, पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, तो इफ ही क्या होना चाहिए यहाँ पर, वर्क हार्ड, ब्रैकेट में जो है ना उसको चेंज, इफ यू वर्क हार्ड ही वुड गेट गुड रिजल्ट। अगर वो मेहनत करता तो अच्छे नंबर हासिल करता। इसका ये मतलब पढ़ा है मैम नहीं, ये पिछली क्लास में ये होता कंडीशनल। ऐड प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स ऐड करे। प्रीफिक्स किसे कहते हैं बेटा, प्रीफिक्स के मतलब होते हैं साबका। प्रीफिक्स कहते हैं साबका, साबका से मुराद जो पहले लगता है, जो पहले लगे, और एक होता है सफिक्स, सफिक्स वो जो एंड में लगता है। तो पेशेंट, पेशेंट का मतलब यहाँ पर है साबिर, सब्र करने वाला। अब इसका एक वर्ड होता है बेसब्रा, तो बेसब्रे को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इम्पेशेंट। तो यहाँ पर हमने इम लगा देना है, तो ये बस इम्पेशेंट कर देंगे, इसका आंसर हो गया, प्रीफिक्स ऐड कर दिया। तो पेशेंट और इम्पेशेंट दो वर्ड होते हैं, पेशेंट जो इसमें सब्र हो और इम्पेशेंट जो बेसब्रा हो। क्लियर है? तो ये सफिक्स प्रीफिक्स, ये आपके कॉमन सेंस पर होता है, जो आपने पढ़ी हुई इंग्लिश है, रट नहीं सकते इस चीज़ को आप, ये आपको पता होता है ऑलरेडी, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, आपको पता होता है कैसे होने वाला। बट प्रीफिक्स में क्या करना होता है, पहले लगाना होता है, सफिक्स बोलेंगे तो एंड में लगाएंगे। तो मसला बेटा यहाँ तक ईजी है। नेक्स्ट है ये जो कल मैंने आपको सिखाया था, इसका प्रैक्टिस दोबारा। इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू, मतलब अंडरलाइन वर्ड्स को आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है। तो देखो कल जो पढ़ा था उसके क्लास है। टेकन क्या है, टेक, टुक, टेकन, वर्ब हो गया, क्योंकि थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हो रही है ना। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, फुल आ गया, तो कल मैंने बताया था फुल आया तो 100% एडजेक्टिव है, मीनिंग क्या है छोड़ दो। वी डू नॉट गो टू स्लीप इमीडिएटली आफ्टर, एल वाई आ गया तो एडवर्ब, बिल्कुल सही। हुर्रा, इंटरजेक्शन। इसके बाद है दिस शी इज अ ब्रेव लेडी, एडजेक्टिव, जो क्वालिटी बता रहा है। इजी, बस हो गया, बस ये लिखना है इसके अंदर के कौन सा वर्ड क्या है। कोई मसला कल पढ़ाया था ना, ये कल तो मैंने बहुत सारे बताए थे आपको, तो आसान है उसके मतलब, वरना बहुत सारे सफिक्सेस प्रीफिक्सेस हमने देखे थे। ये सफिक्स आएगा तो ये सफिक्स आएगा तो ये हो जाएगा ये काम। तो क्या बस पेपर के लिए रेडी हो रहे हैं, बस मई में पेपर है हमारा, 8 में से स्टार्ट है जैसे कि हमने देखा है, तो उसके लिए से रेडी हो जाए सारे। अब ये हमारे पास से क्वेश्चन 5 आता है, ट्रांसलेट। हमने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की है, हमने सीखा है उर्दू टू इंग्लिश करना, बट पेपर में आता है इंग्लिश टू उर्दू, और ये ज़्यादा आसान होता है।
उर्दू को इंग्लिश बनाना मुश्किल होता है, इंग्लिश को उर्दू करना आसान होता है, इसलिए मैंने आपको मुश्किल सिखा दिया था। अब ये आसान होगा, इसको ज़रा ट्रांसलेट कर लेते हैं। अच्छा, ये आपको लास्ट में करना पड़ेगा, इसके साथ चॉइस में आई थिंक कुछ और नहीं होता है। मॉडल पेपर आपके पास है ना सामने, चॉइस में तो कुछ नहीं है इसके साथ, ये लाजमी करना है ना, इसको आप हट नहीं सकते। कुछ पूछना है क्या? यू वांट टू आस्क समथिंग? करें, स्टार्ट करें इसको। देखो कैसे करना है। अ किंग रूल्ड ओवर अ कंट्री। अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे हर बच्चा अपनी तरफ से बना सकता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ। एक बादशाह हुकूमत करता था एक मुल्क में, या एक बादशाह एक मुल्क में हुकूमत करता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक बादशाह एक मुल्क में देखो हुकूमत करता था या हुक्मरानी करता था, तो बेटा फिक्स नहीं बना सकते इसके अंदर। जब हम उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं ना तो बेटा फिक्स होता है, लेकिन जब इंग्लिश टू उर्दू बना रहे होते हैं तो मल्टीपल अलग अलग तरह से बना सकते हैं इसको। जैसे हुकूमत करता था, हुक्मरानी करता था, बात तो एक ही है। क्योंकि उर्दू में ना एक अल्फाज को कहने के बहुत तरीके होते हैं, इंग्लिश में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक बादशाह एक मुल्क में हुक्मरानी करता था। देयर वॉज अबंडेंस ऑफ वाटर इन द कंट्री, कॉमा अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है बड़ी मिकदार में, वाफिर मिकदार में, बहुतात में। ठीक है, बड़ी मिकदार में या वाफिर मिकदार में इसका मतलब होता है, वाफिर मिकदार में। देयर वॉज अबंडेंस ऑफ वाटर इन द कंट्री, उस मुल्क में वाफिर मिकदार में, या बड़ी तादाद में भी लिख सकते हैं अगर आपको वाफिर मिकदार मुश्किल लगता है। वाफिर मिकदार में, अबंडेंस, बड़ी तादाद में पानी मौजूद था या पानी था। उसके बाद कॉमा, द सॉइल वॉज फर्टाइल। सॉइल वॉज फर्टाइल, ज़मीन जरखेज़ थी या मिट्टी जरखेज़ थी। सॉइल मिट्टी को कहते हैं, मिट्टी जरखेज़ थी। जरखेज़ मतलब फर्टाइल, मिट्टी जरखेज़ थी। एंड और क्या था भाई वहाँ पर? देयर वॉज प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी फॉर द कैटल टू ग्रेज। प्लेंटी मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा थी। क्या चीज़ का? वॉज है, पास में चल रहे, बहुत ज़्यादा थी। क्या थी? ग्रीनरी। ग्रीनरी मतलब होता है हरियाली। फॉर द, किसके लिए? फॉर द कैटल। कैटल कहते हैं मवेशी। ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है घास चढ़ना, मतलब मवेशियों के घास चढ़ने के लिए बड़ी तादाद में सब्ज़ा या हरियाली मौजूद थी। और या हम उसको इस तरह से, और बड़ी तादाद में हरियाली मौजूद थी मवेशियों को घास चढ़ने के लिए। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। मैं इसी पैटर्न में लिखता हूँ, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी, और बड़ी तादाद में हरियाली मौजूद थी। किसके लिए भाई? फॉर द कैटल टू ग्रेस, मतलब मवेशियों के या मवेशी के घास चढ़ने के लिए या सिर्फ चरने के लिए भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे बच्चों के, मवेशी के घास चढ़ने के लिए बड़ी तादाद में हरियाली मौजूद थी। तो आप इसको पहले करके उसको बाद में भी लिख सकते हैं, मतलब जो आपको बेहतर लग रहा है कि यार सेंस क्या अच्छा बन रहा है। बात दोनों सही, गलत नंबर किसी में नहीं कटेंगे। क्योंकि इसमें देखो क्या पता आपने ऐसे नहीं बना, तो आप उसको अलग अंदाज से बना रहे हो तो ओके। अब आप बोलो सर हमने फलां स्कूल में किया था, वहाँ तो ऐसा ऐसा था, तो एक ही बात है। ये हर बच्चा अपने लिहाज से अलग बनाएगा, इसको फिक्स आंसर नहीं आ सकता उसका। द ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स कहते हैं फलों का बाग, या सिर्फ बाग कह लो आप इसको थोड़ी देर के लिए। वर फुल ऑफ फ्रूट ट्रीज, बाग फलों के दरख्तों से भरे हुए थे। तो ऑर्चर्ड वर फुल ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो बाग फ्रूट ट्रीज ना, फल के दरख्तों से, फल के दरख्तों से भरे हुए थे। भरे हुए थे, फुल ऑफ मतलब भरे हुए थे। उसके बाद फुल स्टॉप। आगे क्या कह रहे हैं? इन स्पाइट ऑफ दिस, इन स्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद। इन स्पाइट मतलब होता है बावजूद, इसके बावजूद। क्या था भाई इसके बावजूद? आगे एक एक थोड़ा थोड़ा करके, पार्ट करके। द किंग वॉज अनहैप्पी एंड सैड, इसके बावजूद बादशाह अनहैप्पी मतलब नाखुश था और उदास था। बादशाह नाखुश और उदास था। क्यों था? बिकॉज मतलब क्योंकि क्या भाई? हिज पीपल वर नॉट हैप्पी अंडर हिज रूल, क्योंकि उसकी हुक्मरानी में उसके लोग खुश नहीं थे। तो कितना आसान है, क्योंकि उसकी देखने में कितना मुश्किल लग रहा था कि यार कैसे बनेगा ये, क्योंकि उसकी हुक्मरानी में लोग मतलब पीपल मतलब लोग खुश नहीं थे, लोग खुश नहीं थे। उसके बाद क्या है? ही रियली वॉन्टेड टू सी हिज पीपल हैप्पी, वो वाकई में चाहता था अपने लोगों को खुश देखना। एंड कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है मुतमईन या इत्मीनान, मुतमईन कंटेंटेड।
तो ये थोड़ा मुश्किल वर्ड कंटेंटेड, इसको याद रखना, मुतमईन इसके मतलब होते हैं। तो वो वाकई में रियली, वो वाकई में wanted to see his people happy and contented, वो वाकई में अपने लोगों को खुश और मुतमईन देखना चाहता था। हो गया कंप्लीट ये ट्रांसलेशन। तो यही चीज़ है ना इसमें जो ऊपर बताई गई है। तो आप भी लगभग इस तरह से तो लिख ही सकते थे उसको। तो हाँ एग्जैक्ट क्या पता आप एक दो गलती कर लेते इसमें, एक छोटी सी को गलती, लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं कर सकते थे आप इसके अंदर, क्योंकि अक्सर चीज़ें आपको आती थी। अब जैसे कंटेंट का सर मुझे मतलब नहीं पता था, अब ये तो बेटा ऐसे तो बहुत सारे वर्ड के मतलब आपको नहीं पता होंगे और आप याद भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक अनसीन पैसेज है ना। सीन पैसेज तो है नहीं कि आपने कभी देखा, ये तो किसी चैप्टर से लिया गया नहीं है। तो पूरी किताब भी आप रट दोगे ट्रांसलेशन तो आप ये नहीं कर पाओगे। अब इसके लिए जैसे ये कि कुछ मुश्किल वर्ड जैसे इस तरह कंटेंटेड है, मतलब इत्मीनान हो गया ये, ठीक है। ऑर्चर्ड नहीं पता था तो बाग इसका मतलब, अपेंडेंस नहीं पता था तो वाफिर मिकदार में, कैटल मतलब मवेशी, ग्रेज मतलब घास चढ़ना, ग्रीनरी मतलब हरियाली, प्लेंटी मतलब बहुत सारा, इन स्पाइट का मतलब होता है बावजूद। ये सारे वर्ड सबको पता होंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, सही है। बाकी वर्ड ईजी है, वो सबको आते हैं, लेकिन कुछ वर्ड है इसके लिए क्या होती है यार ये तुक्का है, या तो ईजी अगर आ गया तो कर लोगे, वरना फिर कुछ ना कुछ वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा ना उसके बदले में। तो नियरेस्ट लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट वही लिखो, कुछ भी करीब करीब उसके लिख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट ये लिखना जरूरी नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे कि अपेंडेंस वाफिर मिकदार में, बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में, ज़्यादा, ये सब लिख सकते हैं इसके अंदर, सब चलेगा। मतलब आप बोलो सर वाफिर मिकदार में ये वर्ड हमें मुश्किल लगता है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इस वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बात? कुछ और मसला? आगे बढ़े। क्वेश्चन 5 के बाद सेक्शन सी में हम आएंगे। सेक्शन सी में हमारा बेटा एक 10 नंबर जो बड़े हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन ऐड किया जो पहले नहीं होता था, इस साल फर्स्ट टाइम आएगा आपका। ये बहुत आसान है, पता नहीं इसको डिटेल क्वेश्चन क्यों कहा जा रहा है, जबकि इसमें डिटेल ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको लॉन्ग में डाला हुआ उन्होंने सेक्शन सी के अंदर। रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉर्म द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। बॉक्स में कुछ ब्लैंक्स है, इसको पुट करना है इसके अंदर। और सीन है यार ये, वो आई थिंक मलेरिया लिखा हुआ है, तो शायद वो डिजीज़ कॉज बाय मस्कीटो, हेल्थ इशूज़ कॉज बाय मस्कीटो वाले चैप्टर से लिया गया। तो मलेरिया इज कॉज बाय डैश मस्कीटोज। कितना आसान है, देखो फ्री में नंबर बांट रहे। मस्कीटो द सिंगल सेल पैरासाइट ऑफन ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड नहीं सॉरी मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ सिंगल सेल पैरासाइट, नहीं मस्कीटो पैरासाइट थोड़ी ना है। पहले में आएगा प्लाज्मोडियम, बिल्कुल। सेकंड में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मस्कीटो। अब सही है, ठीक है। मस्कीटोस इट इज इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू द डैश सलाइवा, बिल्कुल सही, सलाइवा ऑफ द मस्कीटोस। द पैरासाइट इन्फेक्ट्स द रेड ब्लड सेल अंटिल दे बर्स्ट, ठीक है बिल्कुल। दिस कैन लीड टू, अब आखिरी तो बच गया भाई है, लीवर इन्फेक्शन। बस ये नंबर मिल गया आपको, 8 नंबर मिलने यार, इसके 5 नंबर मिलने, तो 5 वर्ड बैंक्स लिखना सही, इजी हो गया। मतलब सेक्शन सी में उन्होंने कुछ इतना बड़ा नहीं किया है, शॉर्ट कर दिया, हो जाएगा ये काम। अभी कुछ भी आ जाए बेटा, इसको देख कर लिख ही सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो ये एक नया सवाल है मॉडल पेपर में जो आया है, 40% जब सेक्शन सी आपका हो गया, ठीक है जी। अब ये सवाल लिख देते हैं क्वेश्चन 9, जिसके बाद ऐसे वगैरह हैं, ठीक है, वो नहीं दिखा रहा मैं। अब ये पैसेज को देखते हैं, पैसेज को सॉल्व करते हैं। पैसेज क्या होता है, काफ़ी डिटेल पैसेज होता है, उसको रीड करके क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होता है आपका, और ये पैसेज आपका जो है वो 15 मार्क्स का पैसेज आपको यहाँ पर है, 15 नंबर का पैसेज है सिर्फ, तो इतने बड़ा पोर्शन इसका है। तो देखो ज़रा पहले इसको तरीका क्या है पैसेज को करने का, कि पैसेज को पहले रीड आउट किया जाता है, फिर ABCD बाद में देखेंगे, पहले पढ़ तो लें पैसेज को, क्योंकि अनसीन पैसेज होगा यहाँ पर भी, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा उसको, फर्स्ट टाइम नई चीज़ होगी कोई, और मुश्किल आसान हर तरह के पैसेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज़रा देख लेते हैं कि कौन सा पैसेज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो दैट। देयर इज समथिंग हम्बलिंग अबाउट नेचर। हम्बलिंग मतलब होता है आजजी वाली, इंकसारी वाली, कोई आजजी वाली एक बात है नेचर के बारे में, फितरत के बारे में। इवन एज द डीप सी और अ टावरिंग माउंटेन और इवन अ कॉम्प्लेक्स रेन फॉरेस्ट फोर्सेस ह्यूमिलिटी अपॉन यू। यहाँ तक के गहरा समंदर, एक ऊंचा पहाड़, और यहाँ तक के एक कॉम्प्लेक्स रेन फॉरेस्ट, एक पेचीदा सा जंगल, फोर्सेस ह्यूमिलिटी, वो आजजी डालता है, आजजी
रखता है आपके ऊपर। नेचर मैनेजेस टू लीव यू विथ योर ईगो इंटैक्ट। नेचर इस बात की काबिल हो जाता है कि वो आपको छोड़ दे, आपकी ईगो मतलब आना, इंटैक्ट, जूं का तूं, इंटैक्ट, वो आपके ईगो को जो है वो वैसे ही बिल्कुल रखता है, वैसे ही छोड़ देता है। नो वन इन देयर राइट माइंड कैन सीरियसली कॉन्टम्पलेट बीइंग इन कॉम्पिटिशन। तो दिस इज़ अ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट पैसेज हियर, जो इंटरमीडिएट में आता है। तो ये नाइंसाफ़ी है, ठीक है, बट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये पैसेज 9 के बच्चों को देने का नहीं है ये पैसेज, ठीक है। ये पैसेज डिफ़िकल्ट पैसेज है, इसमें अक्सर आप मीनिंग्स आप नहीं समझ पाएंगे इसके अंदर, ठीक है, वो मुझे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट ये ऐसा आता नहीं है पैसेज इतना मुश्किल किस्म का, ये उन्होंने मॉडल पेपर में डाला है जस्ट। तो नो वन इन देयर राइट माइंड कैन सीरियसली कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट मतलब होता है मनाना, खुशी मनाना, ठीक है, मनाना, सेलिब्रेट करना। बीइंग इन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन मतलब होता है मुकाबला, कि वो मुकाबले में जाए। विथ एनीथिंग सो परफेक्ट एंड ऑल इनकम्पेसिंग, जो इतना ज़्यादा परफेक्ट है कोई चीज़, एंड ऑल इनकम्पेसिंग, जज्बात को भड़का देने वाली है। मतलब कह रहे हैं कि इंसान कभी भी नेचर के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, फितरत के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए, उसकी ईगो जितनी भी हो, कितना बड़ा अनापरस्त इंसान हो, इंसान जो है वो कभी नेचर का मुकाबला नहीं करता, उसकी आजिज़ी इनके सारे का मुकाबला नहीं कर सकता। इनफैक्ट दर हकीकत आई स्माइल इनवर्डली, मैं अंदर ही मुस्कुराता हूँ, व्हेन आई हियर पीपल टॉक अबाउट कंक्वेरिंग माउंटेन, जब लोग बात करते हैं कि वो फतेह कर लेंगे पहाड़ों को फतह कर लेंगे, पहाड़ों को सर कर लेंगे। होता अक्सर ऐसा वर्ड यूज़ किया था, कंकेयर कर लिया माउंटेन को फलां बंदे ने, जब वो ऊपर चढ़ जाता है तो बोलते हैं हमने फतेह कर लिया पहाड़ को। तो वो कहते हैं मैं मुस्कुराता हूँ दिल ही दिल में, और उधर कहते हैं कि जब मैं सुनता हूँ लोग कह रहे हैं वो पहाड़ को फतह कर लेंगे। द माउंटेन एक्चुअली लेट्स यू क्लाइम इट, असल में पहाड़ ने आपको चढ़ने दिया अपने ऊपर, वरना अगर पहाड़ ग्लेशियर गिरा देता कुछ ऐसा तो आप तो ऊपर नहीं चढ़ पाते। वो पहाड़ आपको चढ़ने दे रहा, पहाड़ को फतह नहीं कर रहे, तो वह उसकी मर्जी है, तो आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो। इफ़ इट वॉज लेस बेनेवलेंट यू वुड बी डेड। बेनेवलेंट किसे कहते हैं? बेनेवलेंट का मतलब होता है अच्छा या फिर मेहरबान। बेनेवलेंट का मतलब होता है मेहरबान। अगर ये कम मेहरबान होता यू वुड बी डेड, तो आप मर चुके होते, फिर आप कभी उसके ऊपर नहीं चढ़ पाते। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू रिस्पेक्ट इट्स पावर एंड ट्रीट मतलब होता है चलना, ट्रीट मतलब होता है चलना। दूसरे हाथ में अगर आप इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसकी ताकत की, और इस पर चलते हैं लाइटली ऑन इट्स अर्थ, और उस पर दबे पाँव चलते हैं, दबे कदमों से चलते हैं। लाइटली मतलब धीरे धीरे चलते हैं, दबे कदमों चलते हैं, मतलब बिना किसी तकब्बुर के, आजिज़ी उनके सारी के साथ जब इसके ज़मीन पर चलते हैं। द हिमालय विल प्रोटेक्ट यू एंड डिलीवर यू टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग कॉन्कूर्ड इन द प्योर नेचर। तो हिमालय पहाड़ का नाम है, कोही हिमालय आपकी हिफाजत करेगा, एंड डिलीवर्ड यू द सेटिस्फेक्शन, और आपको इत्मीनान देगा, ऑफ बीइंग कॉन्कूर्ड इन प्योर नेचर। कॉन्कूर्ड मतलब होता है मिल जाना, कि आप मिल जाएंगे प्योर नेचर में, मतलब खालिस फितरत में। टेक माई वर्ड फॉर इट, मेरे अल्फाज समझ लीजिए। ऑलमोस्ट एनी वेयर यू गो, कहीं पे भी आप जाते हैं, द ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी ऑफ द हॉट मील। तो ट्रेडिशनल मतलब रिवायती, हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी, कि जो रिवायती मेहमान नवाजी होती है हिली पीपल की, हिली मतलब पहाड़ में रहने वाले लोगों की, जैसे पठान वगैरह होते हैं हिली एरियाज के, बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं पठान बाय नेचर। तो उनकी जो हॉस्पिटैलिटी होती है विल इंश्योर यू, इंश्योर का मतलब होता है यकीन दहानी करना, आपको यकीन दिलाना, इंश्योर, वो आपको यकीन दिलाती है दैट यू ऑब्टेन अ हॉट मील, कि आपको गर्म खाना मिलेगा वहाँ से, अ फ्रेंडली वेलकम, और एक बड़ा दोस्ताना आपका इस्तकबाल होगा, एंड अ प्लेस टू रेस्ट अ टायर्ड बॉडी फॉर द नाइट, और रात में आपको जगह मिलेगी वहाँ पर वक्त गुजारने के लिए। कि पहाड़ में रहने वाले लोग भी उतने ही आजिज़ी के सारी उनके अंदर होती है, हॉस्पिटैलिटी होती है। ऑल यू नीड टू पैक इज़ ह्यूमिलिटी। जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्या चीज़ किस चीज़ से लेस होना चाहिए आपको? ह्यूमिलिटी से, आजिज़ी से। एसेंशियल ट्रस्ट, आपको भरोसा करना चाहिए। एंड लो की डिमांड्स अलॉन्ग विद अ लो पेयर ऑफ वॉकिंग बूट्स एंड स्लीपिंग बैग। एंड लो की डिमांड्स, और बहुत कम आपके मुतालबात होने चाहिए, जिसमें आपके पास गुड पेयर ऑफ वर्किंग बूट्स, चलने के लिए आपके पास बूट्स चाहिए, एंड अ स्लीपिंग बैग, आपको स्लीपिंग बैग चाहिए सोने के लिए। इट इज़ सरप्राइजिंगली ईजी टू विजिट अनट्रोडन ट्रेल्स विदाउट इट कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग। ये सरप्राइजिंगली, ताज्जुब के तौर पर, हैरतंगेज़ तौर पर आसान होता है कि हम विज़िट करें अनट्रोडन ट्रेल्स। ट्रेल्स मतलब होता है रास्ता, अनट्रोडन जिस पर कोई चला ना हो, विदाउट इट कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग, बिना अपने हाथ और पाँव को ज़ाया किए। प्रोवाइडेड वन डज नॉट फॉल, बशर्ते कि आप नीचे ना गिरें। प्रे टू द एंटाइसिंग प्रॉमिस ऑफ 5 स्टार फैसिलिटीज़, प्रे, और आप शिकार ना बन जाएं। एंटाइसिंग मतलब दिल लुभाने वाली, प्रॉमिस
और 5 स्टार फैसिलिटीज़, जो 5 स्टार वहाँ पर होटल्स हैं। मतलब अगर आप ऊपर चलना पहाड़ में इतना मुश्किल नहीं होता, बशर्ते कि आप गिरे नहीं, गिरेंगे तो नीचे जो होटल्स वगैरह हैं आप उसका शिकार बन जाएंगे, मतलब आप वहाँ पर ढेर हो जाएंगे, आपके हाथ पाँव टूट सकते हैं। दीज प्रॉमिस फिजिकल कम्फर्ट एट स्लीप प्राइसेस बट द cost paid by the environments in which such facilities are located is incalculable। कह रही है जो ऐसी जगह होती हैं होटल्स वगैरह, वो आपको स्टीप प्राइसेस में, मतलब कम कीमतों पर आपको फिजिकल कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, आपको आराम देती हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट, माहौल, इसकी जो कीमत अदा करता है ना, तो वो इनकैलकुलेबल है, मतलब जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मतलब लोगों को फ़ायदा तो होता है, लेकिन माहौल जो होता है आसपास का होटल खुलने की वजह से वो ख़राब हो जाता है, नेचुरल ब्यूटी तबाह हो जाती है अच्छे खूबसूरत इलाकों में जहाँ पर होटल 5 स्टार बना दिए जाते हैं। बिसाइड्स द सैनिटाइज्ड ऑप्शंस अवेलेबल टेक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक प्लेजर अवे फ्रॉम मोस्ट डेस्टिनेशन। इसके अलावा द सैनिटाइज्ड ऑप्शंस अवेलेबल, कुछ अलग हट के, सैनिटाइज मतलब साफ़ सुथरे कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। टेक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक प्लेजर, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्गेनिक प्लेजर से मुराद उस जगह का मज़ा लीजिए, फ्रॉम मोस्ट प्लेजर अवे फ्रॉम मोस्ट डेस्टिनेशन, उन होटल्स वगैरह से दूर रहकर। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं लाइक कि इस पूरे पैसेज के अंदर मुझे जहाँ तक समझ में आया, मुश्किल पैसेज था, आसान नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, इंटरमीडिएट में ऐसा पैसेज आता है। जब हम एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाते हैं तो हम ऐसा पैसेज बच्चों को करवाते हैं, इतना बड़ा एक तो पैसेज है, उसमें वर्ड्स भी मुश्किल हैं, आप 90% बच्चे आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है, बट इसमें मैं बता रहा हूँ, उसमें एक हिली रीजन की बात की जा रही है, ठीक है। एक हिली रीजन, एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर चलने के बारे में बात की जा रही है, कि उसकी हाइकिंग के बारे में बात की जा रही है, माउंटेनियरिंग पर इसका एक वो है। अब आते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कहते हैं व्हाट डू द रिमोट रीजन्स इन द हिमालयाज प्रोटेक्ट। हिमालय के दूर दराज इलाके किसको प्रोटेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर देखो हिमालय लिखा हुआ है, द हिमालय विल प्रोटेक्ट यू एंड डिलीवर यू द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग कॉन्कर्ड इन प्योर नेचर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट का आंसर हो गया, हिमालय वाला, ठीक है। तो फर्स्ट का हमें बस आंसर लिखना है सर, बट समझ में आने के लिहाज से मुश्किल सवाल था ये। सेकंड है फाइंड अ वर्ड ऑफ सेम मीनिंग। अच्छा बस ये एक ही क्वेश्चन है जो यहाँ पे इसको देख कर लिखना, बाकी सारा क्वेश्चन उसमें से देख कर नहीं लिखना है। बी कह रहा है फाइंड अ वर्ड ऑफ सेम मीनिंग फ्रॉम अबव पैसेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये 4 वर्ड्स हैं, कह रहे हैं इनकी अलग मीनिंग लिखिए। बेनिफिशियल, वॉक, पोलाइटनेस, हाई, थिंक ओवर। तो बेनिफिशियल की कोई अलग कोई वर्ड आपको इसमें मिल रहा है जिसका मतलब है फ़ायदा? बेनिफिशियल, कोई ऐसी चीज़ जिसका मतलब फ़ायदा हो, कोई ऐसा वर्ड इसके ऊपर मिल जाए आपको? बेनिफिशियल का मतलब होता है फ़ायदामंद, यूजफुल टाइप का कोई वर्ड ऊपर आपको मिल जाए। देयर इज समथिंग हम्बलिंग अबाउट नेचर इवन एज अ डीप सी और अ टावरिंग माउंटेन और इवन अ कॉम्प्लेक्स रेन फॉरेस्ट, ह्यूमिलिटी अपॉन यू। ह्यूमिलिटी आजिज़ी होती है, ये नहीं होगा। लिव विथ यू, इंटेक्ट मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। नाइट माइंड के सीरियसली कॉन्टेम्पलेट, बीइंग इन अ कंपटीशन विथ एनीथिंग सो परफेक्ट एंड ऑल इनकम्पेसिंग। इनकम्पेसिंग हो सकता है, और देखते हैं। In fact, I smile inwardly when I hear people talk about conquering mountain. The mountain actually lets you climb it if less benevolent. Benevolent का मतलब होता है असल में beneficial। देखो बैने का वर्ड आ रहा है, तो बैने का वर्ड बैने यहाँ पे भी आ रहा है, ज़्यादा अच्छा है, इसको नहीं लिखते बेनेवोलेंट। तो बैने के साथ बैने आ गया तो ये बेनेवोलेंट हो गया। इसका मतलब होता है फ़ायदामंद, मेहरबान, मेहरबानी करने वाला। वॉक, वॉक मैंने यहाँ पर बताया था, ट्रीड का एक वर्ड आया था। ट्रेड मतलब होता है, ट्रेड मतलब होता है चलना, ठीक है। ट्रेडमिल होता है ना, ट्रेडमिल जिसके ऊपर चलते हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए, तो ट्रेड मतलब होता है चलना। पोलाइटनेस, पोलाइटनेस शाइस्तगी, शगुफ्तगी, इसका क्या हो सकता है पोलाइटनेस का? पोलाइटली का कोई वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। हम्बलिंग, यस गुड, हम्बलिंग का वर्ड हो सकता है इसमें। हम्बलिंग मतलब भाई आजिज़ी, इनके सारी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाई, ऊंचा, ऊंचे के लिए कोई वर्ड है? टावरिंग एक वर्ड लिखा हुआ था ना, टावरिंग माउंटेन। टावरिंग मतलब होता है ऊंचा। थिंक ओवर, सोचना, थिंक ओवर के बारे में कोई वर्ड है? सोचने के मायने में, ठीक है। तो थिंक ओवर का आप कर देंगे, दैट इज कॉन्टेम्पलेट। अब आप इसको सर्च भी कर लेना, इसकी मीनिंग क्या होती है, क्या थिंक ओवर ही होता है कि नहीं होता, घर जाके कर लेना सर्च इसको, ठीक है, डिक्शनरी में। मेरे लिहाज से यही है कॉन्टेम्पलेट, जो मैं आंसर बता। नेक्स्ट है सी है राइट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ कनेक्शन। गलत सवाल है ये भी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म। कनेक्शन एक नाउन है, नाउन के पास पार्टिसिपल फॉर्म हो ही नहीं सकती। यहाँ पर होना चाहिए, तो उन्होंने ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए सवाल डाला है बच्चे, कनेक्ट होना चाहिए। अब कनेक्ट की पास पार्टिसिपल फॉर्म हो सकती है, वो क्या हो सकती है? कनेक्टेड। अब सही हो ना सवाल ये, कनेक्शन की तो हो ही नहीं सकती ना, ये तो वो तो नाउन है, नाउन के थोड़ी ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, सही है। डी क्या है? राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज।
समरी लिखना है। समरी किस तरह से होता है, समरी का तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको, शॉर्टकट मेथड क्या होता है समरी लिखने का। समरी का मतलब होता है प्रेसी या फिर खुलासा लिखना है इसका ना, ऊपर दिए गए पैसेज का खुलासा लिखना। अब खुलासे का तरीका क्या होता है, 1/3 मतलब 30%। देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 समझ लें 14 15 लाइन्स हैं, तो 1/3 मतलब 5 लाइन्स। 5 लाइन्स का आपको इसके अंदर क्या करना है, समरी लिखना है। अब इसमें आपके पास 3 पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। अब आप क्या करें, 5 to 6 लाइन्स ले लेते हैं, यहाँ से 2 लाइन्स ले लें, यहाँ से 2 लाइन्स ले लें और यहाँ से 2 लाइन्स ले लें। तीनों जगह से 2 लाइन्स आप ले लें और लेने के बाद उसको मिक्स कर दें। अब इसमें देखिए फर्स्ट वाले का हमेशा स्टार्ट का 2 लाइन लें और लास्ट वाले का हमेशा जो है ना लास्ट की 2 लाइन्स लें। इसकी 2 लाइन्स यहाँ से आपने लिए, इसकी 2 लाइन्स यहाँ से लिए, और बीच वाले के जो 2 लाइन्स है ना वो इन बिटवीन मिड से कहीं से आप ले लें, बीच से। ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ बिना पूरा पढ़े, वरना समरी लिखने का पूरा एक तरीका होता है, बट वो जाहिर सी बात है हम इसको नहीं इस तरह से कर सकते, हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं। खुलासा लिखना है तो इसके 2 लाइन आप शुरू के लिखना है, उसके बाद यहाँ बीच सेकंड पैराग्राफ के कोई 2 लाइन बीच से आप ले लें, कहीं से भी ले सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में, मैं रिकमेंड करूँ। और आखिरी वाले के आखिरी के 2 लाइन ले लेना है। इससे क्या होता है, खुलासा ऊपर से नीचे तक का एक आपके पास आ जाता है, क्या बात बताई जा रही है। वरना असल में क्या करते हैं, असल में पूरा मीनिंग चेंज करके लिखना पड़ता है, बट जाहिर सी बात है कि आप उस लेवल पे है ही नहीं कि आप वो कर पाएँ। उस तरह की समरी ऑल लेवल्स में कैम्ब्रिज बोर्ड में बच्चे कर रहे होते हैं, आप नहीं कर सकते। मतलब मैं तो कर दूंगा उस लेवल पे, लेकिन आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है कि 2 लाइन फर्स्ट, आखिरी के 2 लाइन और बीच में यहाँ से आपको 2 लाइन लेनी है, तो 6 लाइन टोटल आपको लिखनी है। ये इसकी समरी हो जाएगी जो आप लिख लेंगे पैसेज की। खुलासा इसका प्रेस ही हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई।